गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आमिर सर आपके सामने मौजूद हूँ अगले लेक्चर के साथ। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखा, 6 तरह के फोर्सेस देखा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन वाले, और हाइड्रोजन बॉन्ड पे लास्ट एंड किया। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर का पहला स्टेट, जिसका नाम गैसियस स्टेट है, वो देखने जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि गैसियस स्टेट है क्या। तो ये जो है सबसे सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है, सबसे लाइटेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर है। अब नोट्स के अकॉर्डिंग देखें तो पहला पॉइंट यही है कि सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट्स आर सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। वी स्पेंड आवर लाइफ इन लोवेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। अब आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर भी 4 लेयर्स में बांटा गया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर। तो हम लोग रहते हैं सबसे लोवेस्ट पार्ट में एटमॉस्फेयर के, जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, और इसी में लाइफ एग्जिस्ट करता है। लोग जितने लिविंग बॉडी हैं वो जिंदा रहते हैं। एटमॉस्फेयर इज़ वाइटल फॉर आवर लाइफ। एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक तरह से शील्ड का काम करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और हार्मफुल रेडिएशन से। अब पीरियोडिक टेबल में बात करें तो कितने गैसेस हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अब वैसे गैसेस की बात करना है जो मोनो एटॉमिक हो, एक ही जैसे एटम का बना हो, कंपाउंड ना हो। अब जैसे एटॉमिक ग्रुप, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो ग्रुप 1 में कौन सा गैस है। तो ग्रुप 1 में आप पाएंगे कि हाइड्रोजन एक गैस है। उसी तरह ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन गैस, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, और ग्रुप 18 में जितने भी नोबल गैस हैं वो सारे गैस हैं। तो टोटल सबको मिला दिया जाए तो टोटल 11 गैस आपके पीरियोडिक टेबल में हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 4, हीनी, अर्कर, जेरन। तो ये सारे मिलाकर के 11 गैस पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। अब है कि हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गैसियस स्टेट का, लेकिन फिर थोड़ा बहुत देख लिया जाए। तो फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर। पहला, शेप एंड साइज। तो हम लोग जानते हैं गैसेस के बारे में कि नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। उनका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता क्योंकि इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। तो अब जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में आप डालते हैं गैसियस मॉलिक्यूल को, उसका शेप ले लेता है। दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। तो दे हैव मच लोअर डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड। अब इंटरमॉलिकुलर स्पेस नहीं है, ना के बराबर, बहुत ज़्यादा है इंटरमॉलिकुलर स्पेस दो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अब वो उसकी डेंसिटी क्या होगी। ऐसे ही समझिए कि एक बेंच पे 4 स्टूडेंट, एक बेंच पे 2 स्टूडेंट, एक बेंच पे 1 स्टूडेंट। तो जो एक स्टूडेंट वाला है उस बेंच पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो उसकी डेंसिटी लिस्ट, और 4 स्टूडेंट वाला बेंच पे स्टूडेंट की डेंसिटी ज़्यादा। तो डेंसिटी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी पार्टिकुलर जगह पे कितने हैं, उसे डेंसिटी कह रहे हैं। तो डेंसिटी गैसेस का लिस्ट होता है, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाना, कंप्रेस करना। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अब क्योंकि इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो जब गैसियस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जाता है तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस घटते हैं और वो ईजिली कंप्रेसिबल हो जाते हैं। यही वजह है कि जितना भी टायर ट्यूब्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, गैसेस भरे रहते हैं और उसमें टायर ट्यूब में हम लोग गैसेस भरते हैं क्योंकि गैसेस कंप्रेस हो सकते हैं। चौथा है फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी मतलब फ्यूज़ कर जाना, तो इंटरमिक्सिंग, आपस में मिल जाना। तो गैस फ्यूजिबिलिटी में इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस है। गैसेस एक दूसरे में किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है कि 2:1 वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसमें 2:1 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम मिले, वैसा नहीं। तो किसी भी रेशियो में किसी भी बिना एनी मैकेनिकल सपोर्ट के जो है फिजिकल और केमिकल रिएक्शन ना करवा के ये काम हो जाता है, एक दूसरे में वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं। पांचवा है प्रेशर। अब है क्योंकि वो
इंटरमॉलिकुलर स्पेस ना के बराबर बहुत ज़्यादा है और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर हैं, इस कारण ये ईजिली मूव करते हैं और इनमें हाईली एनर्जेटिक फॉर्म होता है, ये हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं, जिसके कारण ये किसी भी वॉल के कंटेनर पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे बैठते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे मूव कर सकते हैं, लेकिन गैसियस के मॉलिक्यूल सरफेस से ऊपर उठ करके अब जिस कंटेनर में रखेंगे उसके कंटेनर की दीवारों पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी गैसेस का है। यही वजह है कि हर जगह जितने भी व्हीकल्स हैं सब में हम लोग टायर ट्यूब में हवा ही भरते हैं, क्योंकि वो उसको एक पार्टिकुलर शेप देता है और वो आसानी से मूव करते हैं। दे एग्जर्ट प्रेशर इक्वली ऑन ऑल डायरेक्शन। ये सारे डायरेक्शन में जिस कंटेनर में रखा गया उस सारे डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अब है कि मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो किस यूनिट में मास को मेज़र करेंगे? तो हम लोग मास को मेज़र करते हैं कि जी में, ऐसा यूनिट ऑफ मास के जी है, या नंबर ऑफ मोल्स भी लिया जा सकता है, हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। उसी तरह वॉल्यूम की बात करें तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम को मेज़र किया जाता है। प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेज़र करते हैं बैरोमीटर से। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? बैरोमीटर। उसी तरह सिर्फ प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मोनोमीटर। तो ये आपको याद रखना होगा कि प्रेशर के लिए मोनोमीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। अब कुछ यूनिट्स हैं जो आपको जानना है यहाँ पे। अब जैसे 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू कितना होता है? तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर होता है, और 76 सेंटीमीटर या 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 mm या 760 टॉर के बराबर होता है। तो ये सारे प्रेशर के यूनिट हैं। उसी तरह 1 mm इक्वल्स टू 1 टॉर होता है। 1 atm इक्वल्स टू 1.01325 बार होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 atm इक्वल्स टू 1 बार, और 1 बार इक्वल्स टू 0.987 atm, ऑलमोस्ट 1 के करीब। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल। याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल है, विच इज़ डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अब पास्कल का यूनिट क्या होगा? 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना है 1 पास्कल इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। उसी तरह 1 बार इक्वल्स टू 0.986 atm होता है। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को भी हम लोग केल्विन में मेज़र कर सकते हैं, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में। तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो क्या करना होगा? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए +273 कर देंगे, +270 जोड़ दीजिए डिग्री सेल्सियस में, तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। और याद रखिए कि केल्विन ही ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपका केल्विन ही में हम लोग मेज़र करते हैं। उसी तरह अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो केल्विन से -273 घटा दीजिए, वो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। यही वजह है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0 केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। ये सारा आपका पढ़ा हुआ है। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि किस यूनिट्स में टेम्परेचर, प्रेशर और सारी डिफरेंट वॉल्यूम और मास को मेज़र करते हैं। अब यहाँ से हम लोग गैस लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब गैस लॉ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला गैस लॉ है जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। अब ये जो बॉयल्स लॉ है वो किसके बारे में बतलाता है? तो ये एक रिलेशनशिप है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। तो यहाँ पे जो है रॉबर्ट बॉयल्स ने 1662 में
स्टडी किया और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। और विद द यूज़ ऑफ मरकरी का यूज़ करके ओपन लाइम, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं फोटो में, कि ओपन लाइम मतलब मरकरी भरा हुआ है, एक यूट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें मरकरी भर दिया गया। फिर उस पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो घट जाता है। तो क्या देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है। तो यही एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल्स ने किया ओपन लिम के साथ मरकरी भर करके उसमें, ठीक है, यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये एक्सपेरिमेंट था। अब इससे आउटकम क्या आया, क्या रिलेशन मिला? तो यहाँ पे रिलेशन ये मिला, इसको देखिए। बॉयल्स लॉ ने ये कहा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है। अब इस चीज़ को ऐसे ही समझिए कि बलून है, बलून में जब आप प्रेशर देते हैं, जब प्रेशर एयर ब्लो करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। जब प्रेशर, तो ये कंडीशन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है उसको कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है बलून के केस में। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगा दिया गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो बात हो रही है ये जनरल नहीं है, ये तब होगा जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको भी कांस्टेंट रखें, तभी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। तभी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम आपका घट जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई बर्तन है, उसमें आपने पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब एक टी टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें जो है प्रेशर बनाने के लिए यूज़ होता है। अब उस पिस्टन को आप ऐसे ही मान लीजिए कि एक कंटेनर है, उसमें हमने पिस्टन लगा दिया। मान लीजिए कि उसमें गैसेस भरे हुए थे, तो अब जैसे जैसे आप प्रेशर लगाइएगा इस पर, तो इसमें जो गैसेस के वॉल्यूम हैं जो इसमें मौजूद हैं वो क्या होंगे, वो धीरे धीरे घटेंगे। तो वॉल्यूम, अब फिर मान लीजिए कि और प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम और घटा। तो इससे क्या देखा गया, टेम्परेचर फिक्स रखना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उस एरिया में उसको फिक्स रखना है। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटता जाएगा। यही रिलेशन बॉयल्स ने बतलाया और कंडीशन ये रखा कि ये काम होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कांस्टेंट लेना है। अब देख लेते हैं। He reached to a conclusion that at constant temperature the pressure of a fixed amount, अब कहने का मतलब ब्रैकेट में नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट नंबर, क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। तो जो बात हम लोगों ने किया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम से। अब इस रिलेशन को यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला। अब आ जाइए कि अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को कैसे हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट दिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी प्रेशर इक्वल्स टू K1 इंटू 1/V। तो 1/V जैसे वैसे ही होगा, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल्स टू में बदलने के लिए कांस्टेंट लेते हैं। तो अब देखिए अब क्या हो गया कि P इक्वल्स टू K1 इंटू 1/V हो गया। अब K1 क्या है, तो वेयर K1 इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के लगाया गया। बॉयल्स लॉ के लिए K1 मान लिया। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन, अब वैल्यू ऑफ K किस पे डिपेंड करेगा, तो याद रखिए जो चीज़ कांस्टेंट लिया गया बॉयल्स लॉ में, क्या कांस्टेंट लिया, तो हम लोगों ने कांस्टेंट लिया टेम्परेचर को और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो अब इसमें देखिए तो एक डिपेंड किस पे कर रहा है, वैल्यू ऑफ के, अमाउंट ऑफ गैस, अब कितना गैस लिया आपने उस पर डिपेंड करेगा के का वैल्यू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट टेम्परेचर ऑफ गैस, अब टेम्परेचर कितना लिया गया गैस का, एंड यूनिट इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड। अब किस यूनिट में प्रेशर और वॉल्यूम को आप ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा के का वैल्यू।
अब देखिए कि प्रेशर और वॉल्यूम एक रिलेशन आ गया कि प्रेशर इज इक्वल्स टू K1 इंटू 1/V। तो अब बतलाइए कि K1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। K1 इक्वल्स टू PV होगा। तो PV इक्वल्स टू क्या, कि एक कांस्टेंट इक्वल्स टू PV हुआ, इसका मतलब कि ये भी क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि PV इक्वल्स टू K1। इट मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। तो याद ये रखना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल कहने का मतलब, अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये बात की जा रही है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। Example, if a fixed amount of a gas at constant temperature and volume at pressure P1 undergo expansion, then the volume becomes V2 and pressure becomes P2 according to Boyle's law। अब ये भी आपको जानना ज़रूरी है यहाँ पे कि हो क्या रहा है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई गैस है, मान लीजिए कोई गैस है जिसका प्रेशर P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है। ये आपका इनिशियल कंडीशन है। ये इनिशियली मान लीजिए कि उस गैस को एक बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र किया गया। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका प्रेशर रिलीज़ होगा, तो नया प्रेशर क्या होगा, V2, और वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो नया वॉल्यूम क्या होगा, V2। तो एक रिलेशन आ जाता है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब ये कब हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे। तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करके एक गैस का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, या एक गैस को दूसरे गैस अगर कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका एक रिलेशन निकाला जा सकता है कि क्या होगा। अगर तीन चीज़ें पता हैं तो चौथी चीज़ें निकल जाएगी। तो एक फॉर्मूला आ जाता है कि P1 बाई P2। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि P1 बाई P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 बाई V1। अब इसी को हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1, यही कहलाता है बॉयल्स लॉ। जनरल फॉर्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 क्या आएगा, P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। तो ये जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे। तो अब हमने ऑब्जर्व क्या किया, वी ऑब्जर्व दैट इफ द प्रेशर इज डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ। अब ये भी याद रखना है आपको कि मान लीजिए, अब क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, अगर प्रेशर को डबल कर दीजिएगा तो वॉल्यूम कितना घट जाएगा, V/2, हाफ हो जाएगा। तो याद रखना है कि प्रेशर अगर डबल हुआ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका हाफ। प्रेशर अगर हाफ हो जाता है तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, डबल, 2V हो जाएगा। प्रेशर अगर P/8 हो जाए तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स। तो ये रिलेशन याद रखना है। वही कह रहा है, वी ऑब्जर्व दैट इफ द प्रेशर इज डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ। सिमिलरली वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ टू 1/4 प्रेशर गेट्स मेड 4 टाइम। अगर हम वॉल्यूम को 1/4 हिस्सा घटा देते हैं तो प्रेशर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। हम लोग ग्राफिकली वेरीफाई करेंगे बॉयल्स लॉ को कि प्रेशर अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के तो ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अनुसार कैसा कर्व मिलेगा। तो अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इफ़ प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो PV इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, देख चुके। देन तो पहला केस है कि इफ़ प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड। तो पहला जो कर्व है वो देखिए और समझिए। यहाँ पे प्रेशर है और वॉल्यूम और 1/V है, प्रेशर है और 1/V है। अब अगर प्रेशर इक्वल हो जाए, प्रेशर वर्सेस 1/V लेंगे तो क्या आएगा, प्रेशर वर्सेस 1/V लेंगे तो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन मिलता है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन मिलता है। मतलब क्या हुआ, अब ये याद रखिए कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर P इक्वल्स टू 1/V करते हैं तो वॉल्यूम के घटने से प्रेशर बढ़ता है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम लोग 1/V ले रहे हैं। तो P इक्वल्स टू 1/V है।
तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का, जो पी के इक्वल होता है। तो अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/v उसके इक्वल होगा। तो वहाँ पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो 1/v भी बढ़ेगा। इसीलिए व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन p वर्सेस 1/v, तो हम लोगों को क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। इस चीज़ को समझना होगा। अब p और v का भी कर्व मिलेगा, लेकिन पहले ये समझिए कि p और 1/v में क्या हो रहा है। तो p इक्वल्स टू 1/v है, ये v नहीं है। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटता है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये 1/v वॉल्यूम है, 1/v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर के बढ़ने या घटने से 1/v भी बढ़ेगा घटेगा। प्रेशर बढ़ा 1/v भी बढ़ा, तो एक स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए। अब दूसरे में क्या है कि इफ PV वर्सेस P कर्व इज प्लॉटेड देन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑब्टेन्ड। अब दूसरे में क्या है कि अगर हम लोग कर्व PV वर्सेस P ले रहे हैं, PV वर्सेस P लिया जा रहा है, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। PV आपका जो है y एक्सिस पे और P जो है वो x एक्सिस पे। तो कैसा कर्व मिलेगा, तो बताया गया कि ए पैरेलल लाइन ऑब्टेन्ड टू x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस है, इसको y एक्सिस मान लें, तो पैरेलल लाइन इज ड्रॉन टू x एक्सिस। अब PV आप जानते हैं कि PV इक्वल्स टू क्या हुआ, PV इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है ये। इसका मतलब ये नहीं बढ़ेगा, PV कांस्टेंट है। PV कहाँ है, y एक्सिस पे, तो वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर के अगेंस्ट आपने प्लॉट किया। तो PV तो नहीं बढ़ना है, लेकिन प्रेशर जो x एक्सिस पे है वो बढ़ेगा, और प्रेशर के अलॉन्ग ही x एक्सिस पे ही आपका कर्व बढ़ेगा, y पे नहीं, क्योंकि PV आपका कांस्टेंट है, ये समझना होगा यहाँ पे। इसीलिए y में नहीं बढ़ेगा, सिर्फ x एक्सिस पे बढ़ेगा। तो इससे क्या मिल रहा है हम लोगों को, ए पैरेलल लाइन इज ऑब्टेन्ड, ए पैरेलल लाइन इज ऑब्टेन्ड विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, वही लिखा हुआ है, इफ PV वर्सेस P देन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑब्टेन्ड। तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है आपको, पैरेलल है जो x एक्सिस के। अब आ जाइए तीसरा कर्व देख लें। उसी तरह तीसरा कर्व क्या है जो हम बोल रहे थे कि इफ v वर्सेस P देन ए हाइपरबोला इज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि P वर्सेस V। अब ये सही है, अब ये P वर्सेस 1/v नहीं है, P वर्सेस V है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक हाइपरबोला, हाइपरबोला इसको कहते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये हाइपरबोला हो गया। तो P, अगर P बढ़ रहा है तो P, जब P है y एक्सिस पे तो y एक्सिस के लॉन्ग कर्व बढ़ रहा है, जब V है x एक्सिस के लॉन्ग तो V के लॉन्ग बढ़ रहा है। यहाँ पे एक हाइपरबोला लाइक स्ट्रक्चर, इसको हाइपरबोला कहते हैं, ऑब्टेन्ड होता है कि P पे जब पीक पे कर्व है तो उसके लॉन्ग बढ़ रहा है, और V पे जब पीक पे कर्व है तो V के लॉन्ग बढ़ रहा है। इस तरह से हाइपरबोला ऑब्टेन्ड होता है। वही कह रहा है कि P वर्सेस V देन हाइपरबोला इज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर्व के माध्यम से जान लिया कि बॉयल्स लॉ कैसे कैसे वेरी कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्व आ सकता है एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो भी जान लीजिए आगे कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस टेकन। अब वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हम लोग देख चुके हैं पहले ही। अमाउंट ऑफ गैस टेकन, आप कितना गैस ले रहे हैं, गैस अमाउंट कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और किस पे डिपेंड कर रहा था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हेंस फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस ए डिफरेंट PV कर्व इज ऑब्टेन्ड at each temperature. Such a PV curve at constant temperature is called isotherm। अब इस चीज़ को समझिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक गैस लिया है जिसका प्रेशर P है और वॉल्यूम 1/v लिया गया है, तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मिला है इसको मान लीजिए कि टेम्परेचर T1 लिया गया। मान लीजिए दूसरा गैस लेते हैं, कोई और प्लॉट बनाते हैं, टेम्परेचर वेरी करता है, तो उसके लिए मान लीजिए टेम्परेचर T2 आया। फिर तीसरा गैस लिया, उसके लिए टेम्परेचर T3 आया। सारे को अगर एक ही कर्व में डाल देंगे तो क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है,
प्रेशर और 1/v अलग अलग गैसेस के लिए लिया जाए, या एक ही गैस लें उसका टेम्परेचर अलग अलग लें, तो अलग अलग टेम्परेचर पे जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका प्लॉट जो है स्ट्रेट लाइन का कर्व उतना लंबा होगा। तो T1 मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिया आपने 300 केल्विन, यहाँ ले लिया 200 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर लिया 100 केल्विन, एक ही गैस लेते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो उसके लिए P और 1/v का जो कर्व होगा वो अलग अलग ऑप्टेंड होगा। और जो ईच लाइन ऑप्टेंड होगा, सबको मर्ज कर दें तीनों केसेस को अलग अलग टेम्परेचर को, तो जो एक लाइन ऑप्टेंड होगा उसको क्या कहते हैं? आइसोथर्म। उसको कहते हैं आइसोथर्म। ईच लाइन ऑप्टेंड इन द कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। तो बॉयल्स लॉ में हम लोगों को क्या मिल रहा है? आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर P और 1/v का कर्व लिया जाएगा तो स्ट्रेट लाइन अलग अलग मिलता है। ईच लाइन को हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। अब इसको देख लीजिए जो लिखा हुआ है तो यही लिखते हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस टेकन और टेम्परेचर पे। हेंस फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अब गैस का अमाउंट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, डिफरेंट पीवी कर्व, अब P और V की बात कर रहा है, तो डिफरेंट पीवी कर्व या P वर्सेस 1/v कर्व ऑब्टेन एट ईच टेम्परेचर, ईच मतलब अलग अलग टेम्परेचर T1, T2, T3, ईच टेम्परेचर is called isotherm. At each temperature such a PV curve at constant temperature is called isotherm. अभी बात किया हमने कि isotherm क्या है। अब देख लीजिए, इस चीज़ को समझिए कि अगर P वर्सेस 1/v लेते हैं तो क्या होता है। तो अभी देखा कि 1/v और P लिया तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था अलग अलग टेम्परेचर पे। मान लीजिए T3 है 300, T2 है 200 और T1 है 100, तो इस तरह का कर्व मिलेगा और ईच लाइन को क्या कहेंगे? आइसोथर्म कहेंगे। उसी तरह मान लो कि प्रेशर और वॉल्यूम का लेते हैं तो हम लोग को हाइपरबोला मिलता है। तो हाइपरबोला अलग अलग टेम्परेचर पे, अब देख लो यहाँ पे T3 है 500, T2 है 300, T1 है 200, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो है आपको हाइपरबोला मिल रहा है। ये किसका कर्व है? प्रेशर वॉल्यूम का। ये वाला किसका कर्व था? प्रेशर 1/v का। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलता था, यहाँ हाइपरबोला मिलता था। तो प्लॉट ऑफ P वर्सेज 1/v ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, द हाइयर द टेम्परेचर द ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। जितना टेम्परेचर ज़्यादा लीजिएगा उतना स्लोप जो है ग्रेटर होगा। अब दिख भी रहा है कि टेम्परेचर T3 पे ज़्यादा है तो उसका स्लोप भी क्या मिल रहा है? वो भी हाइयर मिल रहा है यहाँ पे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व। बॉयल्स लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या प्रूव करना चाह रहा है, इसने क्या प्रूव किया है। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि द मोर द गैसेस कंप्रेस द मोर डेंसर इट बिकम। जितना गैसेस को दबाया जाएगा उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व उतना बढ़ता है। तो अब इस चीज़ को समझते हैं आप कि मान लीजिए कि मेरा हाथ है, अब हाथ में हमने मार्कर को ले लिया या मार्कर ना लेकर के कोई कागज़ ले लिया, कागज़ है, तो अब जितना प्रेशर लगाएंगे कागज़ पे उतना छोटा होता जाएगा, उसका वॉल्यूम घटेगा। प्रेशर अब बढ़ा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वही कहने का मतलब डेंसिटी से अगर को रिलेट किया जाए तो भी देखा जाता है कि प्रेशर जितना बढ़ाते हैं उसका डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यही इंपॉर्टेंस है बॉयल्स लॉ का। यहाँ यही कहा जा रहा है कि इट प्रूव्स दैट गैसेस इज कॉम्प्रेसिबल। अब सबसे पहला बात क्या पता चला कि गैसेस क्या है? कंप्रेसिबल है। मोर इट कंप्रेस, जितना गैस को कंप्रेस करेंगे क्या होगा? द मोर डेंसर इट बिकम्स, उसकी डेंसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आगे देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इस बात को लिख दिया गया कि डेंसिटी जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे जो है प्रूफ किया जा रहा है मैथमेटिकली इस चीज़ को। तो वो कैसे प्रूव होगा वो चीज़ देखिए। मैथमेटिकली इफ द मास ऑफ गैस इज m, गैस का मास स्मॉल m मान लिया, एंड वॉल्यूम इज v, देन डेंसिटी क्या होगा? तो पता है आप लोगों को कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम होता है, जानते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। अब बॉयल्स लॉ से क्या रिलेशन आ रहा है? बाई बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ से रिलेशन आ रहा है कि पी वी इक्वल्स टू क्या होता है? पी वी इक्वल्स टू क्या होता है? पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के। तो अब v के जगह पे क्या लिया जा सकता है? k बाई पी। के बाई पी होगा कि नहीं होगा? v की जगह पे
क्या ले रहा है यहाँ पे? अब ये देखिए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, एक रिलेशन है। अब पी वी इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, K1 लिया था, ठीक है। तो उसी तरह V क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू क्या होगा, K1 बाई पी हो जाएगा, ठीक है। K1 बाई पी यहाँ पे लिया भी जा रहा है, K1 बाई पी ले रहे हैं। अब इसी डेंसिटी में वॉल्यूम को डाल दीजिए, इसी डेंसिटी में वॉल्यूम को डाल देते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, मास। अब V की जगह पे K1 बाई पी लिया जा सकता है, तो K1 बाई पी ले लिया, तो D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, M इंटू पी, K1 नीचे रह जाएगा, ठीक है, यही रिलेशन आएगा ना। देखिए D इक्वल्स टू M इंटू पी बाई K1 आएगा। अब आपका मास सेम है, कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के तो कांस्टेंट है ही, तो D किसके प्रोपोर्शनल होगा, D प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, D प्रोपोर्शनल टू P नहीं हो जाएगा, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वही चीज़ प्रूफ किया गया दोबारा से, D डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स टू K1 बाई पी ले सकते हैं। अब डेंसिटी इक्वल्स टू क्या था, M बाई वी, तो V की जगह पे क्या ले लेना है, K1 बाई पी ले लेना है, तो क्या आएगा, D इक्वल्स टू एम पी बाई K1 आएगा। अब मास सेम है आपका, K कांस्टेंट है, तो D किसके प्रोपोर्शनल होगा, P के। अब उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि द कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पे ये भी पता चलता है कि एट एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो एज एयर इज़ लेस डेंस। तो अब जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पे ऊंचाई पे जाते हैं तो डेंसिटी गैस का घट जाता है, गैस कम अवेलेबल होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। इसका वजह क्या है कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, तो जब प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी ऑफ गैस भी घटेगा, कम ऑक्सीजन अवेलेबल होगा सांस लेने के लिए। अब यही वजह है कि हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे डेंसिटी ऑफ गैस कम हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, गैस सिलेंडर वगैरह का। तो एट एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एज एयर इज लेस डेंस, एज ए रिजल्ट लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट फॉर ब्रीदिंग, लीड्स टू फील अनईजीनेस। अनईजीनेस मतलब अच्छा फील नहीं करते हैं, हेडेक, सर में दर्द वगैरह हो सकता है। इस चीज़ को, इस बीमारी को कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब पहाड़ पे जाने के बाद बीमार पड़ जाना, ऊंचाई पे जाने के बाद बीमार पड़ जाना, तो ये एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाता है। तो इसका बॉयल्स लॉ से रिलेशन मिला कि डायरेक्ट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया पहाड़ पे जाने पे, तो डेंसिटी ऑफ गैस घट गया, कम ऑक्सीजन है अवेलेबल सांस लेने के लिए, तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बॉयल्स लॉ ख़त्म कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो देखने जा रहे हैं, आपके बुक का है, एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग देखिएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या है, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, वेसल है जिसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी है 120 ml। तो ये दे दिया आपको, मान लीजिए कि V1 इनिशियली वॉल्यूम कितना है, कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 120, ठीक है। कंटेन ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm प्रेशर। तो अब 20 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये हो गया टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना हो गया 750। याद रखना है टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेना है हर बार, टेम्परेचर को हर बार केल्विन में चेंज कर लेना। दिस गैस वाज ट्रांसफर्ड टू ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 180, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब इस गैस को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरे वेसल में, तो मान लीजिए उसका वॉल्यूम V2 है। अब उसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है 180 ml। तो पूछ रहा है टेम्परेचर, फिर वही 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बॉयल्स लॉ का। कौन सा फॉर्मूला याद किया था आप लोग, P1/V1 इक्वल्स टू P2/V2/V1, ठीक है।
या P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो P1 दिया हुआ है 750, अब दूसरे बड़े वेसल में ट्रांसफ़र किया तो P2 आपसे पूछा जा रहा है, अब यही पूछ रहे हैं आप। तो अब क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं ना, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, अब यहाँ पे लगाइए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, दिखा देते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप भी बुक से। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम दिया हुआ था V1 V2, प्रेशर दिया हुआ है 750, P2 पूछ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अप्लाई कर दीजिए बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, अब वैल्यू पुट कीजिए तो P2 कितना आ गया 500 mm। तो इस तरह से हम लोग बॉयल्स लॉ के क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पे बॉयल्स लॉ आपका ख़त्म हुआ।